Hello everyone, this is Shomograri and you are watching EPC Electrophysics classes, and today I am going to discuss about one of very interesting topic of class 12 physics, Coulomb's law. तो बेसिकली Coulomb's law के बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी जानेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है ये क्लास 12 के लिए और हर बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये, ठीक है। तो जैसा कि हम सबको ऑलरेडी पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स होते हैं? तो जो पहला फोर्स होता है जिसे हम सब जानते हैं कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा फोर्स होता है कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। उसी फोर्सेस में से एक फोर्स है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक फोर्स कौन सा है जब चार्ज रेस्ट पर हो रहा है, और एक फोर्स कौन सा है जब चार्ज मोशन में आता है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो किसके लिए है, व्हेन चार्ज इज़ एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट पर है तो हमने क्या बताया था, हम कौन सी ब्रांच पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे। तो उसी पर ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा दिया, इन्होंने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, which force, electrostatic force, depends on product of magnitude of 2 charges। अगर एक पहला प्रोडक्ट यानी Q1 और Q2 2 चार्ज हैं, ठीक है, इनका हमने प्रोडक्ट ले लिया Q1 Q2, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ये 2 चीज़ें उन्होंने बताई कूलॉम्स ने कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है, ठीक है। ये कब पढ़ा है इसके पहले आपने, जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे तो वहां आपने पढ़ा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते थे कि ये फोर्स जो है ये कैसा फोर्स हो गया, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो कूलॉम्स लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता है, ठीक है। ओके, तो हमने जो बताया कि ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज। अब बात यहाँ पर आ रही है पॉइंट चार्ज की, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, r डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। Q1 और Q2, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बोला कि Q1 और Q2 जो 2 चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमने बोला कि अगर ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव हो गया तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स अट्रैक्शन का हो जाएगा। और अगर दोनों ही सेम चार्ज हो गए, मतलब लाइक चार्जेस हो गए, तो रिपल कर जाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, रिपल्सन का फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो Q1 Q2 की तरफ अट्रैक्ट होगा और Q2 Q1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और अगर रिपल्सन वाला फोर्स होगा मतलब दोनों ही लाइक चार्जेस होंगे तो Q1 जो है ये Q2 से दूर जाएगा और Q2 जो है वो Q1 से दूर जाएगा, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर ये Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, बेसिकली कुछ लोग बोलते हैं जो कूलॉम्स लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही है। तो देखो
मतलब पॉइंट चार्जेस बोलने का क्या मतलब हुआ? ज़्यादातर वैसे देखा जाए तो हर एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज की तरह ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। पर इसको डिफाइन कैसे किया गया पॉइंट चार्ज को? पॉइंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि जिसका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा हो, ठीक है। जिसका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा होगा, मतलब इतना कि वो निग्लेजिबल है, तो उससे हम पॉइंट चार्जेस ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर क्या हुआ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और कोई क्या खड़ा है, अर्थ के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, स्पेस में। हमारे बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके कंपेयर में हमारा साइज क्या है, निग्लेजिबल है। तो हम यहाँ पर कैसा वर्क करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। पर देखिए, अब आप अगर ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही है, तो एक बात समझिए कि अगर हम ये बोले कि एक बॉडी है ऐसी जिसके पास मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक, और मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे तो इसका मतलब है उनके पास बहुत सारे चार्ज भी होंगे। तो चलिए हम कंसीडर भी कर लेते हैं बहुत सारे चार्ज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ पर, ये लो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इनके बीच में भी तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये पूरी बॉडी भी तो एक तरह से क्या है, इस रूल को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। आप बोल रहे हो कि एक सिंगल चार्ज जो है ये इससे एसोसिएट है, ठीक है, ये सिंगल चार्ज इससे भी एसोसिएट है, ये सिंगल चार्ज इससे भी एसोसिएट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है इसके ऊपर रिपल्सन इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी रिपल्सन होगा, और इसकी वजह से भी इसके ऊपर रिपल्सन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस एक सिंगल चार्ज पर इसकी वजह से रिपल्सन लग रहा है तो क्या इसके रिपल्सन का असर इस पूरी बॉडी पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कहने को तो हम कह देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। तो बेसिकली जितनी भी बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं वो सब कैसी हैं, एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बाद में इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालते हैं कि एक सिंगल चार्ज पर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, सारे फोर्स को इंडिविजुअली हम ऐड कर देते हैं। यही करते हैं किसमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी बॉडी है वो सब क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक, ओके। पर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, इसलिए आपको मार्क्स पाना है, एग्ज़ाम देना है, तो आपको ये लैंग्वेज इसमें देनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये किसके लिए है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट चार्ज होंगे ये कहीं पर भी हो सकते हैं, स्पेस में भी हो सकते हैं और किसी मीडियम में भी हो सकते हैं। स्पेस मतलब हो गया वैक्यूम में भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर वैक्यूम के नियर बाय हम एयर की बात करें तो उसकी बात कर सकते हैं, या फिर किसी मीडियम में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, ये वैक्यूम में भी फॉलो होगा और किसी मीडियम में भी फॉलो होगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि कूलॉम्स लॉ जो है वो एम्पिरिकल लॉ है या फिर यूनिवर्सल लॉ है, ठीक, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q1 लिया, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 ले लिया, ठीक है, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर थे, ठीक। अब जो है कि अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं और हमने बोला कि या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या रिपल्सन का फोर्स होगा। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का है तो आप ये चीज़ बताओ कि क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर हो सकती है, सोच के देखो। तो अगर इसकी हम डायरेक्शन वो अट्रैक्शन की हो या रिपल्सन की हो, वो हमेशा किधर होगी, इस लाइन ऑफ एक्सिस पर होगी, ठीक है, मतलब इसी एक्सिस पर होगी, ठीक है। क्यों भाई, अट्रैक्शन का मतलब ये तो है नहीं ना कि ऐसे घूम करके अट्रैक्ट करेगा ये, या फिर अगर ये बॉडी है, ये बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो इसका जो एक्शन होगा वो किसी एक लाइन पर ही होगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसे घूम करके जाके इसको अट्रैक्ट करके फिर ऐसे घूम कर अट्रैक्ट कर रही है, फिर ऐसे कर रही है, फिर ऐसे कर रही है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है।
अगर ये अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ये फोर्स हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है इनके सेंटर को, ठीक है, किसी एक लाइन के टूवर्ड्स ही इनकी डायरेक्शन होगी। ठीक, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे तो इसको और इसको मिलाने वाली लाइन ये है, इसको और इसको मिलाने वाली लाइन ये है, और इसको और इसको मिलाने वाली लाइन ये है। ठीक है, मतलब बिल्कुल वैसे इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जैसे ये अब ऐसे घूम करके ऐसे हमने नहीं बनाया, या फिर ऐसे घूम कर करके ऐसे नहीं बनाया हमने। ठीक है, मतलब एक तरह से ये इसका डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक, तो अब डिस्प्लेसमेंट जो था, ठीक है, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट था, तो वैसे ही ये भी है। इसलिए हम बोलते हैं ये फोर्स कैसा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ये कैसा है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ठीक है, फॉर्मूला दिया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, चलिए, तो हम बात ये कर रहे थे कि इनकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा कहाँ पर होगी, लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, यानी ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, इसी में इसकी डायरेक्शन को हम लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा करेंगे तभी ये क्या करेंगे, एक और रूल फॉलो करेंगे। कौन सा, एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर। क्यों, आप ये सोचो कि अगर Q1 है, ये चार्ज है, तो अगर चार्ज है मतलब क्या होगा कि इसके अराउंड, ठीक है, इसकी कोई अपनी एक फील्ड होगी। ठीक है, अब अगर इसके अराउंड अपनी एक फील्ड होगी और उसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने अराउंड यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वैसे ये भी अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब अगर इसकी फील्ड में ये आ जा रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और इसकी फील्ड में ये आ जा रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट या रिपल कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये खुद भी एक फील्ड क्रिएट कर रहा है और खुद भी एक एक्सपीरियंस भी कर रहा है फोर्स को। मतलब ये फोर्स लगा भी रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस भी कर रहा है, एक्शन भी कर रहा है और रिएक्शन भी हो रहा है इसके ऊपर। तो इसका मतलब है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा, ये किसके इक्वल होगा, वही फोर्स के इक्वल होगा जो Q2 Q1 पर लगाएगा, Q2 Q1 पर लगाएगा। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, यानी F12 और F21 जो है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्लियर, ओके। तो अब चलिए, ये जो दो फैक्टर्स हमको पता थे, ठीक है, कि फोर्स इन पर डिपेंड कर रहा है, अब इनको कंबाइन करते हैं तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, ओके। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं, साथ में एक कांस्टेंट लाते हैं, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं क्या, कूलॉम्स लॉ। F इक्वल K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब ये जो K यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कुछ होगी। ठीक है, तो ये जो K की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर हम K की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो K की वैल्यू जो है यहाँ पर हम लिखते हैं वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके बारे में हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिटेल में। ठीक है, और अगर ये किसी मीडियम में प्रेजेंट है तो एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन यूज करेंगे। ठीक है, मतलब इस नॉट को हटा देंगे अगर ये किसी मीडियम में प्रेजेंट है तो। ठीक है, और मीडियम में नहीं है, स्पेस में, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर
अब ये F का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए ये तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है। तो अब इसके मैग्नीट्यूड की बात हो गई, हमने एक फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो चलिए इसकी डायरेक्शन भी बता देते हैं। तो अब डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं फटाक से इसका एक यूनिट वेक्टर। तो इसका एक यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिख देंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए ये हमने इसको R स्क्वायर लिख दिया और साथ में यहाँ लिख दिया एक यूनिट वेक्टर R कैप, ठीक है। क्लास 11th में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा, ठीक। तो ये जो यूनिट वेक्टर R कैप हमने लिख दिया, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर जो होता है R कैप, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, ऐसे करते हैं, क्लियर। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे, देखिए अभी इस यूनिट वेक्टर को लिखने से इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम यहाँ बात कर रहे थे, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ हम पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा F इक्वल 1/4πε0, क्लियर, Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए अगर हम R कैप की प्लेस पर वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर R और मॉड ऑफ R और R स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, R क्यूब। तो इसको हमने लिख दिया F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और वेक्टर R, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अभी बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, या इसकी डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, ठीक है। यानी पोजीशन वेक्टर जो यहां पर है इसका, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। तो यहां तक क्लियर हो गया ये चीजें। तो ये जो कूलॉम्स लॉ था, ठीक है, ये कूलॉम्स लॉ का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको फटाफट से नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। और यहाँ पर इसको लिख भी देना कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ क्या है, फ्री स्पेस, ठीक है। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो k की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इनके बीच के मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कौन सा मीडियम है उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू डिपेंड करती है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट था, इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सबको पता कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ओके। तो अब इसकी यूनिट आप फटाक से बताओ, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से गेस करते हैं, आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं इसकी यूनिट क्या हो सकती है। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, इसको यहाँ फोर्स की प्लेस पर करते हैं, इसको फोर्स को यहाँ भेजते हैं, कोई दिक्कत। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पहुँच गया, ये हो गया 1/4, क्लियर है। अब देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, Q1 क्या होता है, कूलॉम, Q2 भी क्या होता है, कूलॉम। तो कूलॉम 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 स्क्वायर, तो यहाँ लगा देते हैं कूलॉम स्क्वायर। अपॉन में क्या है, यहाँ पर क्या आ जाता है, फोर्स यानी न्यूटन और डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12
कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब भी हम इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे। आप इसका एक डायरेक्ट यानी इस k की वैल्यू हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। कितनी? 9 × 10⁹ ये k की वैल्यू होती है, यानी इसको सॉल्व करेंगे 1/4 को सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा हमको 9 × 10⁹। ठीक है, तो अगर 9 × 10⁹ मिला तो कैसे मिला? ठीक है, तो यानी कि वो मिला इस फोर्स की वजह से। अगर हम यहां से इस वैल्यू को, अगर फोर्स की वैल्यू यहां से निकाले तो अगर हम यहां पर एक कंडीशन लगा दें, इफ Q1 = Q2 = 1 कूलम, Q1 Q2 को हमने 1 यूनिट कर दिया और साथ में डिस्टेंस को भी कितना कर दिया? 1 मीटर। ठीक है, R की वैल्यू 1 मीटर कर दिया, तो K की वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁹ यहां पर। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे F = K 9 × 10⁹ 1 × 1/r², 1 का स्क्वायर। टोटल आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चार्ज जो कि एक यूनिट चार्ज है 1 कूलम, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ठीक है, या प्लेस्ड है, तो उनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन का, अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर? चलिए, ये हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो सकता है, ये कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, किसी भी चार्ज पर मिनिमम कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है वो आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर दो यूनिट चार्ज होंगे, r डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है, 1 मीटर पर, तो उनके बीच में फोर्स इतना लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन का। अब यहां से इसकी भी यूनिट लिख सकते हैं, जैसे हमने इसकी यूनिट लिखी वैसे हम इसकी भी यूनिट लिख सकते हैं। तो इस वाले 9 × 10⁹ जो k की वैल्यू है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेम वैसे ही बना देते हैं। कैसे? जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था, कौन सा? F = Gm1m2/r²। वहां पर कैपिटल G की वैल्यू हमने निकाली थी ना, बस वैसे तो निकालना है। F न्यूटन, R मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? तो 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट K की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये K की वैल्यू हो गई। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी आप डायमेंशन भी लिख सकते हो और डायमेंशन कैलकुलेट भी कर सकते, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कूलम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक बता दिया क्या कि ये कैसे थे, ये कंजर्वेटिव नेचर के हैं। दूसरी चीज, एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं। ये क्लियर हो गया? यूनिवर्सल लॉ है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो कूलम्स लॉ जो है ये हर जगह अप्लाई हो रहा है। इवन अगर हम वैंडर वॉल इक्वेशन में निकालते हैं, वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो भी हम किससे कैलकुलेट करेंगे? इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अगर हम दो चार्जेस हैं वो स्पेस में हो या किसी मीडियम में हो, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या है? इसी फॉर्मूले से निकलेगा, यानी कूलम्स लॉ से ही निकलेगा। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ हो गया। ठीक है, तो कूलम्स लॉ की जो कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि या खास बात क्या है। तो हमने जैसे पहले आपको बताया कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है।
ठीक है, ये कैसा है, यूनिवर्सल लॉ है, एम्पिरिकल लॉ है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, फिर ये किसके लिए एप्लीकेबल का, इसकी लिमिटेशन क्या थी, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, फॉर पॉइंट चार्जेस। हालांकि अगर आप एक अच्छे ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर ऐसा कोई भी बात नहीं की गई है पॉइंट चार्ज की, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ओके। अब एक दूसरी बात आती है, ये फोर्स जो है ये कभी भी, कुछ लोग को ये लगता है कि स्पीड पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते, या मूविंग चार्जेस होंगे तो वहाँ पर कूलॉम्स लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहली बात तो आप ये सोचिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहे हैं, तो अगर कोई मूविंग चार्ज है तो इनके बीच का डिस्टेंस तो कभी भी क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। और अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो कि फिक्स नहीं है एक सर्टेन टाइम पर भी, ठीक है, तो क्या होगा, ये फोर्स वेरी करने लगेगा। ठीक है, तो फोर्स तो लगेगा पर वेरी करता जाएगा। तो इसलिए बोला गया क्या कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो कि अपनी जगह पर फिक्स हो। ठीक है, मूविंग चार्ज ना हो। बट अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें, रिलेटिव मोशन की बात करें तो वहां ये एप्लीकेबल हो सकता है। क्यों, अगर ऐसा हो जाए कि ये दो चार्जेस जो हैं ये दोनों एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पर हैं और ये मूव तो कर रहे हैं पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में बने हुए हैं। ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है अभी भी, तो यहां पर ये लॉ फॉलो होगा। ठीक है, तो पर हम ये बोलते हैं कि अगर चार्ज मूविंग स्टेट में आ जाएगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि चार्ज जैसे ही फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगी, और अगर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगी तो वो जिस भी कंडक्टर में फ्लो करेगी उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, तो वहाँ पर एक दूसरा फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये फिक्स रहनी चाहिए, मूव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ओके, दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन, बहुत बड़ा ग्रेटर देन, मतलब बहुत बड़ा ये फोर्स किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, अप्रॉक्स 10⁻34 के अप्रॉक्स। ठीक है, टाइम्स, इतना ज़्यादा ये बड़ा है इससे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कैसे है, मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ। जैसे आप ये समझो कि हम अगर एक पेपर लेते हैं और पेपर के हमने कई सारे पीस करके और एक टेबल या किसी चीज़ पर रख दिया, ठीक है, और एक नॉन मेटेलिक कॉम्ब को लिया, उसको ऐसे रब किया और उस पेपर पीस के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, पेपर पीस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये सोचो इस पेपर पीस के ऊपर नीचे की ओर भी तो एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुड, तो ये जो फोर्स था जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ था, ठीक है,
ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और कॉम की तरफ जाने से रोक दे। पता, एक सिंपल से छोटा सा पेपर पीस, ठीक है, जिसका मास बहुत ही छोटा है, उसको हमने एक सिंपल से नॉन मेटेलिक कॉम से अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, रब करके, ठीक है, इसको हमने अट्रैक्ट कर लिया किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो आप सोच सकते हो कि कौन ग्रेटर है ज़्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये कैसा फोर्स है? ये वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है और ये कैसा है? स्ट्रांग फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब अगले पॉइंट इसका क्या है? जैसा हमने आपको बताया, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेम वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता था। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब हो गया कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन हो? इनवर्स का रिलेशन हो और डिस्टेंस किस फॉर्म में हो? स्क्वायर फॉर्म में हो, ठीक है। चलिए, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये सेंट्रल फोर्सेस में भी काउंट होगा, ठीक है। तो साथ में क्या है ये कि कूलॉम्स लॉ जो है वो सेंट्रल फोर्स, कूलॉम्स लॉ के थ्रू जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं वो कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। वो कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। अगला पॉइंट है कि ये जो है एक तरह का सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो होते हैं वो डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस के फंक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो फोर्स होगा F, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। किस डिस्टेंस पर? जो उनको लाइन ज्वाइन कर रही है। और मैंने आपको बताया कि ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ जो लाइन उन दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसी पर एप्लीकेबल है। ये स्टेटमेंट में आप लिखोगे जब भी कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। इट एक्ट्स बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। तो क्या लिखोगे? Coulomb's state that electrostatic force is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and these forces acts between the line joining the two charges. क्लियर? ये स्टेटमेंट आप लिखोगे, उसके बाद वो जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था उसको आप नोट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका कूलॉम्स लॉ जो कि 2 मार्क्स में आएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई आपको कि इनवर्स स्क्वायर, सॉरी, ये कैसा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव नेचर का है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सा ये जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हम चाहे तो कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें या इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर Q2 की वैल्यू पुट कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो यहाँ ही पुट कर दो, यहाँ ही पुट कर दो। इनके बीच का एक सर्टेन डिस्टेंस फिक्स कर दो, 1 मीटर कर दो, यहाँ पर 1 मीटर रख दो, और K की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता 9 × 10⁻9, और F की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और सिमिलरली, ठीक है, आप क्या कर लो? ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लो, Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्या करोगे? प्रोटॉन का मास ले लोगे
ठीक है, दोनों प्रोटॉन का मास यानी कि मास का स्क्वायर कर दोगे प्रोटॉन के, उनके बीच का डिस्टेंस कितना 1 ही रखोगे, कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर दोगे 6.67 × 10⁻11 और यहाँ पर जी की वैल्यू निकालोगे तो कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने से तुम्हें मालूम चलेगा कि Fe जो है ये Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 10⁻34 टाइम्स ज़्यादा है ये, ठीक है। ओके, तो ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लो। चलिए अब अगर हम इनवर्स का रिलेशन है तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स का रिलेशन है, तो इनके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आपको पता ही है कि अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो देखिए इसकी एक और सबसे मेन प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, यानी फोर्स की, कि अगर एक कोई चार्ज यहाँ पर जो Q1 था और एक चार्ज Q2 था, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, कोई भी हो, ठीक है। तो अगर इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लग रहा था वो कभी भी किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था, ये दोनों बेचारे आराम से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में बंधे हुए थे, ठीक है, और एक तीसरा आदमी आ गया, एक थर्ड चार्ज यहां पर आ गया, अब क्या होगा, अब ये जो थर्ड चार्ज यहां पर प्रेजेंट हो गया है, इसका इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों वैसे ही उतने ही फोर्स से अभी भी बॉन्ड रहेंगे। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब बिल्कुल वैसे ही ये दो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एक तीसरा पर्सन आ गया, अब क्या है, अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो इसको अफेक्ट ना करे, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने कुछ भी कांड करने की कोशिश करी इस थर्ड पर्सन के साथ तो इसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे अराउंड हो जाएगा, ठीक है। खैर वो तो बात की बात है। तो हमने क्या बोला कि ये जो Q3 है, इसके प्रेजेंस से Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, ठीक है। तो इसके ऊपर इनके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या रिपल्सन लग रहा है, उसका थर्ड चार्ज के प्रेजेंस या एब्सेंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर है? तो ये कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अगर कुछ छूट गया है, ठीक है, तो हम वो भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अभी भी आप नहीं निकाल पा रहे हो तो इसकी डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर निकालना चाहो तो आप निकाल लोगे। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत सारी डायमेंशन निकाली है, तो उसकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप फटाक से निकाल दोगे। अगर कोई दिक्कत है कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। बताना जरूर आपको कैसा लगा कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अपने, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।